हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मध्यवर्ती, क्रियाशील मध्यवर्ती पढ़ रहे थे। उसमें हम नेक्स्ट मध्यवर्ती की बात करते हैं, वो है आपका बेंजाइन मध्यवर्ती, बेंजाइन इंटरमीडिएट। और बेंजाइन मध्यवर्ती क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बोर्ड लिखी हुई है स्क्रीन पे। बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं और उसके साथ एक ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है बेंजाइन मध्यवर्ती की। ठीक है, बेंजीन के समान स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज आपका ये उदासीन है। ठीक है, उदासीन मध्यवर्ती है, क्योंकि किसी का कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज आपको दिख नहीं रहा है, आपकी उदासीन मध्यवर्ती है और बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील मध्यवर्ती है। और यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है वह ट्रिपल बॉन्ड बहुत अधिक अस्थायी होता है। इसका मतलब ये बहुत आसानी से जल्दी से क्रिया कर लेता है किसी के साथ भी, मतलब कुछ बहुत कम समय के लिए ये मध्यवर्ती आपका बनता है। उदासीन मध्यवर्ती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब ये स्थायी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं वह ट्रिपल बॉन्ड आपका बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक कंडीशन का होता है। तो यहाँ पे बेंजीन की जैसे स्ट्रक्चर मतलब ये कुल मिला के ये एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करेगा, ये जो मध्यवर्ती है आपका वो। नेक्स्ट बात है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध उपस्थित है। और ये जो त्रिबंध है वह जैसे कि आपके एसिटिलीन अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसा बंध यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नहीं है। क्योंकि इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आप देख रहे हैं एक सिग्मा बंध है sp कक्षक के बीच में, और दो आपके पाई बॉन्ड है, और ये दोनों पाई बॉन्ड असंकरित p कक्षक के ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। बाइलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से आपके दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक जो पाई बंध है वह तो p कक्षक के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के समपार्श्विक अतिव्यापन या बाइलेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। लेकिन ये आप जो एक्स्ट्रा जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो तीसरा जो सेकंड पाई बॉन्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह जो बनता है वह बनता है sp2 संकरित कक्षक के बाइलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो p कक्षक की वजह से बन रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो बन रहा है यहाँ पे वो किसकी वजह से बन रहा है, sp2 संकरित कक्षक के बाइलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो sp2 संकरित कक्षक होता है, अपन जानते हैं कि बेंजीन जो रिंग होती है उसमें प्रत्येक कार्बन आपका sp2 संकरित होता है। और sp2 संकरित में क्या होता है कि ये जो sp2 संकरित कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन की बाइलेटरल ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पर एक तीसरा पाई बंध यहाँ पे आपका बन रहा है। और जैसा कि जानते हैं कि sp2 संकरित कक्षक आपके 120 डिग्री एंगल पर होते हैं। कौन कितने डिग्री एंगल होता है उनके बीच में, 120 डिग्री एंगल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं बाइलेटरल ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए, एक समांतर क्रम में होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ये समांतर क्रम में नहीं है, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल का कोण है। इस वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वह ज़्यादा नहीं हो पाती है, बहुत कम मात्रा में इसकी ओवरलैपिंग होती है। इस वजह से ये जो पाई बंध आपका ये जो बन रहा है, यह पाई बंध आपका कमजोर प्रकृति का होता है। इसकी तुलना में इस पाई बंध की तुलना में कमजोर प्रकृति का होता है और आसानी से ये आपका टूट जाता है। ठीक है, तो बेंजाइन और एसिटिलीन अणु में जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके बीच में डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो एक्स्ट्रा पाई बंध जो बन रहा है वह sp2 संकरित कक्षक के ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है। और ये जो 120 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में, वो सही तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, थोड़ी मात्रा में ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत कमजोर प्रकृति का होता है और आसानी से आपका ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी बेंजाइन मध्यवर्ती की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि बेंजाइन जो एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एसिटिलीन अणु में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके समान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p कक्षक के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है और ये आपका sp2 संकरित कक्षक की ओवरलैपिंग से बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इस तीसरे वाले की। ठीक है, अब ये जो बेंजाइन मध्यवर्ती है उसकी बात करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया में बनता है। तो बेंजाइन मध्यवर्ती एरोमेटिक कंपाउंड में बनेगा, कैसे बनता है उसकी अपन चर्चा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बेंजाइन जो मध्यवर्ती है वह मुख्य रूप से एक स्पेशल रिएक्शन है, उसमें देखा गया है कि जैसे कि आपका ये है
क्लोरोबेंजीन, जो आपके कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मोस्ट देखे गए हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है प्रबल क्षार की उपस्थिति में, जैसा कि आपका सोडामाइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, आयन, ऐसे कोई आप बेस ले रहे हैं तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, जैसे कि सोडामाइड मतलब KNH2, ठीक है। तो सोडामाइड की उपस्थिति में इस क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के अपन रिएक्शन करवाई जाती है और साथ में लिक्विड अमोनिया रखा जाता है, तो इसकी रिएक्शन में KNH2 और साथ में क्या ले रहे हैं अमोनिया लिक्विड स्टेट में, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है दिस वन, या तो ये मिलता है या फिर दिस वन, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बात तो एक ही, दोनों आपके एनिलीन बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे क्या होगा वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो सोडामाइड की उपस्थिति में लिक्विड अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है एनिलीन प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कौन सी रिएक्शन आपकी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो मध्यवर्ती बनता है वो मध्यवर्ती कौन सा बनता है आपका, बेंजाइन मध्यवर्ती बनता है। और ये बेंजाइन मध्यवर्ती किस प्रकार से बनता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आप स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो सोडामाइड है वो यहाँ पे क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये सोडामाइड है पहले क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करके बेंजाइन मध्यवर्ती बनाएगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपका एग्जांपल है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल इसका है। तो इस रिएक्शन पहले एलिमिनेशन होता है देन एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये एग्जांपल किसका है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल है। और ओवरऑल आप देखें तो इसमें हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl के स्थान पे आपका जुड़ रहा है NH2 समूह जुड़ रहा है। तो एक पोजीशन में आपका NH2 उसी समूह जहां क्लोरीन जुड़ा हुआ वहीं जुड़ रहा है। इन सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं दूसरा जो प्रोडक्ट में लिखा है उसमें इस Cl के ऑर्थो पोजीशन पे आपका NH2 समूह जुड़ रहा है। तो कैसे अपन देखेंगे, पहले एलिमिनेशन होता है देन एडिशन होता है। तो सोडामाइड क्या करता है कि क्लोरोबेंजीन या जो हेलोबेंजीन है आपका, उस हेलोबेंजीन में से ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको H+ के रूप में बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बनता है कार्बो एनायन बनता है। क्या बनता है, कार्बो एनायन, ठीक है। देखते हैं हम, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ होने की वजह से यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो मध्यवर्ती जो हमें प्राप्त हो रहा है वह हमें प्राप्त होता है बेंजाइन मध्यवर्ती हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो NH2- है सोडामाइड का, NH2- है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में कार्य करता है और इस Cl के ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को रिमूव करने का कार्य करेगा H+ के रूप में और हमें सबसे पहले प्राप्त होता है कार्बन एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्थो हाइड्रोजन आपका ये वाला भी है और ये वाला भी ऑर्थो हाइड्रोजन है आपका, तो दोनों में से आप किसी को भी निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको NH2- H+ के रूप में बाहर निकालेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये भी है ये भी है, आप दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हो क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम कंडीशन वाले हैं। अगर कोई दूसरा अगर आपका कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो उस समय की बात अलग होती, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके आपके फर्स्ट ईयर में जितनी बात करेंगे उससे ही अपन बात करें, आप आगे की क्लास में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वह आपका निकल जाएगा H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये आपका NH2- स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन भी ले सकते हैं। तो ये जो NH2- है जो क्या करता है, एमाइड आयन इसमें से H+ निकालेगा और सबसे पहले क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा आपका दिस वन Cl, ये बना आपका कार्बो एनायन, ठीक है। अब ये जो कार्बो एनायन क्या करता है, कार्बो एनायन आगे इस Cl को Cl- के रूप में बाहर निकाल देता है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इस प्रकार से ये बेंजाइन मध्यवर्ती हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा। कौन सा बन रहा मध्यवर्ती, बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल एलिमिनेशन का, यहाँ पे एक H और एक Cl आपका यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई और एक बन गया आपका पाई बंध यहाँ पे आपका बन रहा है, दो सिग्मा बंध टूटे और एक पाई बंध का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और मध्यवर्ती हमें प्राप्त हुआ बेंजाइन मध्यवर्ती। अब इस बेंजाइन मध्यवर्ती पे क्या होता है, जो लिक्विड अमोनिया है
वो कार्य करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस बेंजाइन के ऊपर इस एडिशन रिएक्शन आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, जिस प्रकार से एडिशन रिएक्शन होती है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी बेंजाइन मध्यवर्ती आपका यहाँ पे बन रहा है। किस प्रकार से बना, तो पहले बना कार्बन आयन, कार्बन आयन से आगे आपका बन रहा है बेंजाइन मध्यवर्ती। अब इस बेंजाइन मध्यवर्ती पे आपकी रिएक्शन होगी, इसकी लिक्विड अमोनिया की यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अमोनिया है वो आपका कार्य करता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और ये जो है बेंजाइन है वो आपका एक प्रकार का उदासीन मध्यवर्ती है, और इसके ऊपर ही आपका अटैक करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, ये आपका बेंजाइन मध्यवर्ती और ये NH3 आपका यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये जो NH3 है वो यहाँ इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है एंड इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक है। ऐसा कोई ग्रुप यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा कि NH3 कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से NH3 इस कार्बन पे भी जा सकता है एंड इस कार्बन पे भी जा सकता है। जैसा कि हम बात करें, ये pi बॉन्ड शिफ्टिंग हुई इधर और NH3 गया इधर, तो क्या बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से, ये हो गया माइनस एंड ये जुड़ गया आपका NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब NH3 पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, उस H+ को कौन ले लेगा, दिस कार्बन एनायन ले लेगा, और हमें यहाँ पे इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया एनिलीन। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया आपका, एनिलीन मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा। अब ये जो NH3 है वह इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन हम कहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलीन ही प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो NH2 समूह है वह कहाँ जुड़ रहा है, इस Cl के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये NH2 समूह जहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ था उसी समूह पर, उसी पोजीशन पे आपका NH2 समूह जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इप्सो अटैक। यहाँ पे Cl समूह था, Cl का क्लोरीन समूह उपस्थित था, उसी समूह पर अगर NH2 समूह जा रहा है तो उसे कहते हैं इप्सो अटैक, इप्सो प्रतिस्थापन कहा जाता है। जबकि इस Cl के ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है तो उसे कहा जाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, साइन सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये आपके सामने एक दो नए शब्द हैं, इप्सो अटैक एंड साइन सब्स्टिट्यूशन। इसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि जहां पे समूह Cl जुड़ा हुआ था उसी समूह पर आपका NH2 जा रहा है तो इप्सो, एंड अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है तो उसको कहेंगे अपन NH2, सॉरी साइन सब्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। तो ये हमने चर्चा करी कि बेंजाइन मध्यवर्ती कैसे बनता है। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मुख्य रूप से आप ये लेते हैं, उसकी रिएक्शन सोडामाइड की उपस्थिति में लिक्विड अमोनिया के साथ करवाई जाती है। तो सोडामाइड यहाँ पे कार्य करता है स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में, प्रबल क्षार के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले बेंजाइन मध्यवर्ती बनता है और बेंजाइन मध्यवर्ती इस एमोनिया न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट बनाएगा एनिलीन। यहाँ पे आपका बन रहा है, वो चाहे तो आपका इप्सो अटैक भी हो सकता है तो चाहे तो वह साइन सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। और इप्सो और साइन क्या होगा उसकी चर्चा हमने कर ली। ठीक है, तो ये है आपका बेंजाइन मध्यवर्ती। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वह आपका H+ के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है उस कंडीशन में बेंजाइन मध्यवर्ती यहाँ पे आपका नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं बेंजाइन की। जैसे कि आपका है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये है OCH3 Br और आप रिएक्शन करवाने वही सोडामाइड KNH2 एंड लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, और आपने एक और लिया है दिस वन Br OCH3। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड मेटा ब्रोमो एनिसोल लिया है, वही सेम कंडीशन KNH2 सोडामाइड एंड NH3 आपने लिया है।
ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में पहले तो क्या बनेगा, बेंजाइन मध्यवर्ती यहाँ पे आपका बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोजन आपका ये रहा, और यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोजन ये भी है, एंड दिस वन, दोनों आपके ऑर्थो हाइड्रोजन है। तो ये वाला है, अब यहाँ पे तो आपकी संभावना एक ही हाइड्रोजन की बनती है, तो यहाँ जो मध्यवर्ती बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, ये वाला ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोजन है वह इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा, ओवरऑल इस रिएक्शन में ऐसा ही हो रहा है आपका, ये H और ये Br आपका बाहर निकल गया, तो ये आपका बेंजाइन मध्यवर्ती बना। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन लेना या ये हाइड्रोजन लेना, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइड्रोजन दो OCH3 और एक Br, दो -I समूह लग रहे हैं, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का है, जबकि ये हाइड्रोजन केवल एक -I वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का है, तो ये आपका H+ में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे भी आपका मध्यवर्ती क्या बनेगा, यही मध्यवर्ती आपका यहाँ पे भी बनेगा। दोनों कंडीशन में सेम मध्यवर्ती यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम एसिडिक नेचर के हैं ड्यू टू इस OCH3 के -I इफेक्ट, और Br के ये आपका ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन में हमें सेम मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है। अब आगे बात करें हम कि इसकी आगे NH3 के साथ अभिक्रिया होगी, इसकी भी NH3 के साथ अभिक्रिया होगी नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जो बेंजाइन मध्यवर्ती, अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, मुख्य रूप से हमें प्राप्त होगा ये जो OCH3 एंड NH2, ये प्रोडक्ट हमें दोनों कंडीशन पे सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण है वो भी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं अभी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया कि बेंजाइन जो है वो आपका सिमेट्रिक है, जब तक यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तब तक ये NH3 आपका यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे OCH3 आपका ग्रुप आ गया है, और ये OCH3 ग्रुप है ना, मिथॉक्सी ग्रुप है, वो डिसाइड करेगा कि NH3 यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि अगर NH3 समूह आप यहाँ जोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज का आएगा यहाँ पे, और ये जो OCH3 का इफेक्ट होता है +R इफेक्ट होता है, और +R इफेक्ट की वजह से ये OCH3 क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो बनने वाला जो कार्ब एनायन है उसकी स्थायित्व को कम करेगा, ठीक है। जैसा कि मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो NH3 है वो कहाँ जाए, इस कार्बन पे जाए, तो ये शिफ्टिंग इसे होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका OCH3, ठीक है। तो जैसे कि आपने NH3 का अटैक करवाया, NH3 का न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में अटैक करवाया यहाँ पे, तो ये गया इधर, तो ओवरऑल क्या बनेगा अपने को, नेगेटिव OCH3 एंड NH3 प्लस, ये आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये OCH3 क्या कर रहेगा यहाँ पे, इस कार्बन, जैसे कि आपका NH3 समूह जुड़ा किधर, यहाँ पे जुड़ा, यहाँ जुड़ा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया आपका, इस कार्बन के ऊपर आया, ठीक है। अगर आपका NH3 यहाँ जुड़े तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये OCH3 समूह जो है वो क्या करता है, यहाँ पे एक दूसरा इफेक्ट देखेंगे हम, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये NH2 है वो यहाँ पे अटैक नहीं करके इस कार्बन पे अटैक करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इसको बोलते हैं। एल्कोक्सी समूह के इफेक्ट कौन सा लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन में नहीं जाके आपका डायरेक्ट जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे आपका यहाँ पे जुड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कारण है कि कौन सा समूह कहाँ जाएगा, ये आपका डिसाइड करेगा कि OCH3 समूह आपका जुड़ा हुआ है, वो डिसाइड करता है कि NH2 समूह नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जुड़ेगा। तो ये अपन बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो आपका अमोनिया NH2 समूह कौन सी पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे आपका यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरीके से इसको अपन समझे कि ये जो O ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। इस वजह से ये जो कार्बन आयन बन रहा है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से जो अटैक हो रहा है वो कौन सी पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। तो
तो ये हमने बात करी बेंजाइन मध्यवर्ती कैसे प्राप्त होता है और इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब आगे देखते हैं बेंजाइन के द्वारा प्रदर्शित होने वाली अभिक्रियाएं। कौन कौन सी रिएक्शन बेंजाइन मध्यवर्ती के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो बेंजाइन मध्यवर्ती कौन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उसमें सबसे पहले अभिक्रिया है कि बेंजाइन जो है, अगर उस बेंजाइन मध्यवर्ती को कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलता है तो बेंजाइन क्या करता है, खुद ही स्वयं रिएक्शन कर लेता है और उसके 2-3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसको अपन देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाता है, इसका द्विलकीकरण हो जाता है, बाइफेनिलीन बनता है। कैसे, जैसे कि बेंजाइन के कोई न्यूक्लियोफाइल प्राप्त नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या करता है, बेंजाइन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर देते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। इस प्रकार से बाइफेनिलीन बना देते हैं। क्या बनाते हैं, बाइफेनिलीन। बाइफेनिलीन यहाँ पे प्राप्त होता है, या फिर ट्राइफेनिलीन भी आपको यहाँ पे मिलता है। 2 रिएक्शन करेंगे तो ये चीज होगी। नेक्स्ट है कि जब इसकी रिएक्शन अपन करवाएं, बेंजाइन की रिएक्शन करवाई जाती है इसके साथ कार्बोधात्विक यौगिक C4H9Li, ये है आपका कार्बोलिथियम यौगिक है आपका, जो कि है आपका ब्यूटाइल लिथियम आपका है। और ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन जब इस बेंजाइन के साथ होती है तो हमें यहाँ पे मुख्य रूप से प्राप्त होता है कार्बोलिथियम यौगिक प्राप्त होता है। एक जुड़ता है Li, एक जगह जुड़ जाता है आपका C4H9। यहाँ पे इस प्रकार से हमें कार्बोलिथियम यौगिक हमें प्राप्त होता है, कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होता है, कार्बोधात्विक यौगिक प्राप्त होता है। और इसकी रिएक्शन अगर आप आगे करवाई जाए CO2 के साथ और इसका जल अपघटन करवाया जाए तो CO2 पहली स्टेप है, सेकंड स्टेप में इसका करवाया जल अपघटन तो हमें प्राप्त होता है दिस वन C4H9 एंड COOH। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये हमने देखी कौन सी रिएक्शन, ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन करवाई तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ब्यूटाइल लिथियम, या फिर आप फेनिल लिथियम की रिएक्शन करवा सकते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे। ठीक है, तो ये है बेंजाइन के द्वारा पहली अभिक्रिया ये है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्राप्त नहीं होता है तो आपस में रिएक्शन कर लेता है और डायमराइजेशन कर लेता है। और ये आपका बेंजाइन कार्बोधात्विक यौगिक के साथ रिएक्शन करता है तो इस प्रकार से कार्बोधात्विक यौगिक बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा बेंजाइन जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, भी प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम बात करें, ये फ्यूरेन के साथ रिएक्शन कर देता है, फ्यूरेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर देता है। तो फ्यूरेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये डिल्स एल्डर के समान अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके समान रिएक्शन करता है, डिल्स एल्डर अभिक्रिया के समान रिएक्शन प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूरेन की रिएक्शन हमने करवाई बेंजाइन के साथ और हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से, इस फ्यूरेन को हमने लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 5 बॉन्ड गया इधर, ये इधर और ये इधर, तो हमें यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। जब फ्यूरेन की अभिक्रिया, ये आपका फ्यूरेन और इसकी रिएक्शन करेंगे बेंजाइन के साथ, इस प्रकार से आपकी ये डिल्स एल्डर के समान अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। और ये बेंजाइन बहुत से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि X- है ना, NH2 के साथ रिएक्शन करता है, OH- के साथ रिएक्शन कर सकता है, Cl- के साथ रिएक्शन कर सकता है, Br- के द्वारा रिएक्शन कर सकता है। जितने भी न्यूक्लियोफाइल है उन सभी न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अगर माना कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्शन होगी उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। बेंजाइन प्लस X- के साथ आपने रिएक्शन करवाई, X- यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्शन होगी तो इस प्रकार से अगर 5 बॉन्ड की स्थिति हमने इधर करवाई
एक्स में जुड़ जाएगा इधर, एक्स माइनस, नेक्स्ट स्टेप में एक्स पर जुड़ जाएगा और हमें यहाँ पे इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, जो एक्स प्लस है वो यहाँ जुड़ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन के साथ अब एक्स माइनस होगा क्या हो सकता है, तो आपका हो सकता है Cl माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है। ठीक है, जो जितने भी न्यूक्लियोफाइल संभव है वो सभी इस बेंजीन के साथ रिएक्शन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मध्यवर्ती है। बेंजाइन मध्यवर्ती मुख्य रूप से हेलोबेंजीन या ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं। सोडामाइड प्रबल क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है वह एसिटिल अणु में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके समान नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा करी बेंजाइन मध्यवर्ती के बारे में कि किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, कौन सी अभिक्रिया में प्राप्त होता है, इसकी चर्चा हमने करी। और ये जो बेंजाइन मध्यवर्ती है इसकी डिटेल स्टडी आप आगे की बड़ी क्लासों में आप करेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि बेंजाइन मध्यवर्ती कहाँ बनता है। तो जैसा कि हमने देखा ये जो आपका ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन था उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वह आपका H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पहले बनता है कार्बोनाइड, वो कार्बोनाइड क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में Cl को Cl- के रूप में बाहर निकलता है और बनता है हमें क्या होता है बेंजाइन मध्यवर्ती। और ये जो बेंजाइन मध्यवर्ती है वो आपका कार्य करता है एक सिमेट्रिक के रूप में होता है और नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी जा सकता है एंड इस कार्बन पे भी जा सकता है। उसी कार्बन पे ज़्यादा जहाँ Cl जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे इप्सो अटैक या इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर उसके ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा उसको कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये है आपका बेंजाइन मध्यवर्ती। थैंक यू।